नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो सभी कैसे हो बच्चों? आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी जो आपकी पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करती हूँ। और जितना भी हमने पढ़ा है मुझे लगता है आप सबको सारा क्लियर हो गया होगा। तो आज देखिए हमारी नई क्लास है बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी वाले बच्चों के लिए आज हमारा सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर को हम फर्स्ट लेक्चर के रूप में पढ़ चुके हैं पहले ही। इससे पहले जो नेक्स्ट वीक में हमारे लास्ट वीक में हमारी जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया था गुलेरी जी का जीवन परिचय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय। उन्होंने बहुत ही कम कहानियां लिखी है, लेकिन जो भी लिखी है ना बच्चों, आप सभी को पता है, हमने देखा था कि जो भी लिखी है वो सभी की सभी इतनी मतलब गहराई वाली कहानी है, मील का पत्थर साबित होने वाली कहानियां हैं। आज हम उनके यहाँ पर उसने कहा था, आपकी बुक में कहानी आई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, वो कहानी पढ़ेंगे। उसने कहा था। अब कई बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सोचेंगे कहानी का क्या नाम है, उसने कहा था, भाई क्या कहा था? ठीक है, क्योंकि मैंने तो पढ़ ली है इसलिए मुझे पता है किसने कहा था। और आज मैं आपको भी बताऊंगी कि भाई किसने कहा था और क्या कहा था। ठीक है ना? तो क्लास शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि यहाँ हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लिया था, उनकी रचनाएं पढ़ ली थी, उनकी कृतियाँ जो भी थी वो सारी पढ़ ली थी, साहित्य में उनका स्थान पढ़ लिया था, और जीवन में जो भी था या साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जो भी कार्य किए थे वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जीवन परिचय भी आपको इसी तरह से लिखना है जैसे हमने जीवन परिचय पढ़ाया है बच्चों, वैसे ही आपको जीवन परिचय लिखना होगा अगर आपके एग्जाम में आता है तो। ठीक है ना? ओके, चलो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, एक अद्भुत प्रेम की कहानी है। ये आप लोगों को समझनी चाहिए क्योंकि आप जिस क्लास में हो, जिस एज में हो, वहाँ पर प्रेम की क्या परिभाषा वो यहाँ पर बताई गई है। इसके अंदर देखिए, एक तो लहना सिंह है, उसके बाद सूबेदारनी है, सूबेदार है, और सूबेदार के जो पुत्र है वो है, ठीक है, हजारा सिंह, और जो सूबेदार के जो पुत्र होते हैं वो है। और इसमें यह है कि बच्चों एक युद्ध की कहानी है, युद्ध को भी यहाँ पर बताया है। युद्ध भूमि के बीच में वो किस तरह से अपने प्रेम का जो बलिदान है वो देते हैं, कैसे अपनी प्रेमिका के, हालांकि जिस समय वो मिलते हैं, बाद में जब कई वर्षों बाद जब मिलते हैं, उनके बीच में एक आदर्शात्मक संबंध स्थापित हो जाता है, जो नटखटपना होता है वो उनके बीच में नहीं होता है। तो कैसे क्या होता है ये हम जब कहानी पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी से मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी है, तो शुरू में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक सार रूप में फिर से इस स्टोरी को देखेंगे, क्योंकि आपके सारांश भी आता है, बिहार बोर्ड में सारांश भी आता है मुझे पता है, तो सारांश के तौर पर भी हम इस कहानी को देखेंगे। तो शुरू करते हैं, देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा था, ठीक है, कहानी का नाम क्या है? उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की, इक्के क्या होता है? जो वो घोड़ा गाड़ी होती है ना, इक्के, या फिर साइकिल सवार वाले जो होते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इक्के वाले। तो बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है। अब जो रिक्शा लेके आते हैं, जिसके अंदर जो घोड़ा गाड़ी होती है, जो घोड़े हाँकते रहते हैं, घोड़े चलाते हैं, उनके वहाँ पे क्या होता है? कोड़ों की मतलब छाप चलती रहती है। कोड़े किस पर लगते हैं बच्चों? घोड़ों पर लगते हैं। तो वही एक भूमिका बता रहे हैं कि मार्केट का सीन है, बाजार का सीन है, वो किस तरह का सीन है, और काफ़ी पुराना है, ये अभी का नहीं है, बहुत समय पहले का है। उस समय भी देखिए किस तरह की बात की गई थी कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थित कर देते, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते थे। अब इसका मतलब क्या है बच्चों कि मान लीजिए, एक मानना नहीं है, हुआ यही है कि जब घोड़ा गाड़ी चल रही है, घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए जो व्यक्ति बैठा है वो क्या करता है? अपने हाथ में कोड़ा लेके रखता है या चाबुक लेके रखता है और उसको मारता जाता है, और भाई अपनी नानी की और पता नहीं क्या क्या रिश्ते संबंध बताते हुए उस घोड़ों को मारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और बीच में जब लोग आते हैं तो उनको कई ऐसे उपमाएं देके, कई ऐसी तुलना करके उनको बाजू मतलब एक तरफ हटने के लिए वो कहते हैं। तो वही बात यहीं पर बताई गई है कि जो इक्के वाले होते हैं वो अपने घोड़ों पर चाबुक लगाते हैं या
कोड़ों से जिनकी पीठ छिल जाती है उनके लिए मरहम का काम करती है। कौन करती है? अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली। अमृतसर के बम्बू काट वालों की जो बोली होती है, अगर पूरी दुनिया में कहीं पर भी इक्के चलते हैं तो उन लोगों को उनके शब्दों को लेना चाहिए, ताकि उनके शब्दों से जो घोड़ों की पीठ छिल जाती है उन पर मरहम का काम करती है, दवाई का काम करती है। क्योंकि जो बम्बू काट वाले लोग हैं वो घोड़ों पर इतना अत्याचार नहीं करते हैं, वो बताया गया। आगे देखिए, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, ग्लानि का मतलब क्या होता है? घृणा। संसार भर की जो ग्लानि है, निराशा और शोभ, शोभ का मतलब क्या होता है? दुख, पीड़ादायक दुख, कसक वाला दुख, शोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले, बिरादरी वाले का मतलब क्या होता है? समाज वाले, समाज वाले, उनके समाज वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसाजी हटो भाई जी, ठहरना भाई आने दो लाला जी हटो बाछा करते हुए सफ़ेद फेटो खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते थे। मतलब कि बीच में जो भी आता था उनको एक अभिवादन के तौर पर वो उनको हटाने का प्रयास करते थे। मतलब ज़्यादा बदतमीजी से नहीं बोलते थे, अच्छी तरह से उनको साइड में करने का प्रयास करते थे। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है, अमृतसर के मार्केट की बात बताई गई है। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। मतलब बहुत आदर पूर्वक उनको हटने के लिए प्रेरित करते थे। कौन? इक्के वाले, जो तांगा चलाते थे। तांगा जानते हो ना, घोड़ा गाड़ी होती है, उसको कई लोग रिक्शा भी बोलते हैं, कई लोग तांगा भी बोलते हैं या इक्के वाले भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आपको सीन इमेजिन आ रहा होगा, मतलब सीन आपकी आंखों में आ रहा होगा कि कैसे कोई इक्का वाला घोड़ा गाड़ी चला रहा है, कोई इक्का चल रहा है और कैसे वो अपने हाथ में चाबुक और एक हाथ में घोड़े की लगाम को कसा हुआ है और चाबुक को मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। और जब घोड़ा दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है और बीच में कोई आता है तो वो जोर जोर से मतलब उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जी और आदर के साथ हो रहा है। कुछ भी कहीं भी बदतमीजी नजर नहीं आ रही है और घोड़ों को भी मतलब कुछ ना कुछ कहकर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। घोड़ों के लिए कोई नानी का नाम ले रहा है, कोई किसका नाम ले रहा है, ऐसे अलग अलग बातें हो रही है। और ये भी है कि अगर कोई बीच में आ रहा है तो ये सोचिए कि किसी को भी जी मतलब जी के बिना हटने के लिए उनसे अनुरोध नहीं किया जा रहा है। जी लगाकर भाई हटिए जी, साहब जी, बहन जी, जो भी है वो इस तरह से उच्चारण किए जा रहे हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, ऐसा नहीं है कि उनकी ज़ुबान चलती नहीं है या उनकी ज़ुबान में कोई और शब्द नहीं आ रहा है या वो कुछ और नहीं बोल पाते हैं। कि यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। मतलब कमेंट किया जा रहा है, व्यंग किया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल कैसा किया जा रहा है? मीठा किया जा रहा है, जिससे सामने वाले को बुरा भी न लगे और जो इक्के वाला है उसका काम भी हो जाए, निकल जाए। तो ऐसे ही मीठी छुरी का वार उन पर किया जा रहा है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर लीक से नहीं हटती है, चुनौती मतलब कि चुनौती मतलब कि चेतावनी बोल सकते हो आप, चेतावनी। बार बार किसी बुढ़िया को बोल दिया भाई हटो, अम्मा जी हटो, बहन दादी जी हटो, चाची जी हटो, जो भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जो वृद्ध महिला है वो टस से मस नहीं हो रही है। ठीक है, लीक से न हटने का मतलब है अपने स्थान से न हटना, अपने स्थान से न हटना। तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए हट जा, कर्मा वालिए हट जा, पुत्ता प्यारिए बच जा, लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ ये है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, तू पुत्रों की प्यारी है, तू लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। मतलब कि इस तरह से अगर कोई वृद्ध महिला है और नहीं हट पा रही है तो जो इक्के वाले है इस तरह से आदर पूर्वक कई तरह की बातें कह के, कई तरह की मीठी छुरी अपना के, और जो वृद्ध महिला थी, जो भी वृद्ध महिला बूढ़ी औरत आती है और जल्दी से नहीं हट पाती है, जल्दी जल्दी चल नहीं पाती है, इसलिए वो कई तरह की ऐसी उलाना देकर, कई तरह की उपमा देकर और फिर वृद्ध महिला को हटाने का प्रयास करते थे। तो ऐसे ही इक्के वाले और लोगों को भी कई तरह की उपमाएं दी जाते थे। जैसे यहाँ पर किनको दी है? एक वृद्ध महिला को दी है कि भाई हट जा। क्या बोला है? हट जा जीने वाली है, हट जा कि तू जीने योग्य है, हट जा कर्मा वाली है कि तू तेरे अंदर कर्म भरा, अभी
तुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, हट जा पुत्ता प्यारी। पुत्ता प्यारे का मतलब पुत्रों की प्यारी, अपने बेटों की प्यारी माँ, हट जाओ तुम। बच जा लंबी वाली है, लंबी जीने योग्य जो औरत है तुम, बच जाओ और हट जाओ यहाँ से। समष्टि में इसका अर्थ है, देख लिया आप सभी ने। तो इस तरह से जो इक्के वाले है, इक्के वाले का सीन है, अमृतसर के मार्केट का सीन है, वो सीन अभी तो यहाँ पर बताया जा रहा है भूमिका के तौर पर कि अमृतसर के मार्केट में इक्के वाले किस तरह से अपने सामने आने वाले लोगों को जी जकार करके और फिर हटाने का प्रयास करते थे। ठीक है, कुल मिला के इसका सारांश यही है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक के एक दुकान पर आ मिले। अब बम्बू काट एक स्थान का नाम है। बम्बू काट के बीच में होकर एक लड़का और लड़की दोनों एक मार्केट में एक स्थान चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। बालों से और जो ढीले ढीले बाल हो रहे थे उससे पता चल रहा था कि दोनों क्या है, सिख है। सिखों की पहचान होती है, जैसे जो लड़के होते हैं वो पगड़ी रखते हैं, मतलब उनके जो बाल होते हैं वो रखते हैं, वो कभी केश नहीं कटवाते हैं, तो उससे भी पता चल रहा था वो सिख है। और लड़कियों के बाल भी बहुत लंबे होते हैं और यहाँ से थोड़ा सा ढीला ढीला होता है, टाइट नहीं होता है, तो उससे पता चल रहा था कि वो सिख है दोनों। वह अपने मामा के केश धोने के लिए, केश का मतलब क्या होता है, बाल, दही लेने आया था। कौन, जो लड़का था वो, और यह रसोई के लिए बढ़िया, और जो लड़की थी वो क्या लेने आई थी, बढ़िया लेने आई थी सब्जी बनाने के लिए। लड़का क्या लेने आया था भाई, बाल धोने के लिए दही लेने आया था, और जो लड़की थी वो रसोई में रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक परदेशी से गूंथ रहा था, मतलब कि परदेशी से वार्तालाप कर रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे, अब ये दोनों जो लड़का लड़की है वो आपस में बात कर रहे हैं कि भाई तेरा घर कहाँ है, तो वो क्या कह रहा है, मगरे में। मगरे का मतलब है पहाड़ों में। मगरे का मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है, तो पहाड़ों में क्या लिखेंगे हम यहाँ, पहाड़ों में है। दोनों आपस में बातचीत करने लग गए कि दोनों सिख थे। दोनों जब दुकान पर आते हैं, परचूनी की दुकान पर आते हैं वहाँ पे सामान लेने के लिए, तब एक जो व्यक्ति था वो पापड़ों को गिनने की कोशिश कर रहा था कि मैं गिन के ही हटूंगा, इसलिए वो दोनों को समय मिल गया वार्तालाप करने का और दोनों आपस में पूछने ताछने लग गए। तो लड़का कहता है भाई तेरा घर कहाँ है, तो वो कहती है कि मगरे में है। मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है, भाई तुम यहाँ कहाँ रहती हो, मैं भी यहीं रहता हूँ, वो पूछ रहा है। अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं, कि भाई वहाँ कहाँ रहती हो तुम, कि अतर सिंह की बैठक में रहती हूँ और वो मेरे मामा लगते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा मतलब कि अब दुकानदार थोड़ा सा फ्री हो गया। अब उनको जो दोनों लड़का लड़की थे उनको सामान देने के लिए तैयार हो गया और इनका सौदे लेने लगा। सौदे का मतलब क्या होता है, सामान। क्या होता है, सामान। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। अब देखिए जो लड़का लड़की है, हो सकता है वो टीन एज के हो, है ना, किशोरावस्था के हो, और आपस में बातचीत कर रहे हैं। दोनों ही अपने ननियाल में आए हुए हैं, अमृतसर में, और बम्बू काट वालों के, बम्बू काट एक स्थान का नाम है अमृतसर में, वहाँ पर दोनों ही अपने ननियाल में आए हैं। एक अपने मामा के लिए दही लेने आया है और एक रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। दोनों जब दुकान से सामान लेके जाने लगते हैं तो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो लड़का कहता है भाई तुम कहाँ रहती हो, तो वो कहते हैं कि मैं अपने मामा के यहाँ रहती हूँ। तो वो कहता है मैं भी अपने मामा के यहाँ रहता हूँ, मैं गुरु बाजार में रहता हूँ। अब दोनों सामान लेकर जब बाहर निकलते हैं तो वो लड़का जो है वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब क्या होता है, मंगनी या सगाई। हो सकता है कि उस समय छोटी उम्र में ही सगाई हो जाया करती थी, है ना, इसलिए उन्होंने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई। और ये एक सिख शब्द है, सिख भाषा का शब्द है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर, ऐसा भौं चढ़ा ली उसने और धत्त कहकर दौड़ गई। धत्त ऐसे करके मतलब शर्मा गई, कहकर भाग जाती है। अब देखिए कोई भी पूछता है कि भाई तेरी सगाई हो गई है क्या, अचानक से कोई पूछता है तो कोई भी लड़की। अब यहाँ पर जो लड़का और लड़की की जो एज है वो ज़्यादा नहीं है बच्चों, टीन एज कहेंगे हम, किशोरावस्था की उम्र है। और किशोरावस्था में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते और वो अचानक से पूछ ले कि भाई तेरी सगाई हो गई, तेरी मंगनी हो गई, तो वो क्या कहेगी, शर्मा कर भाग ही जाएगी धत के भाई क्या पूछा है तूने। या तो फिर आजकल के ज़माने में कोई पूछ ले तो एक चाटा लग जाएगा उसके, और कुछ नहीं। ये तो उस समय की बात थी जहाँ पर लोगों में पेशेंस था, क्षमता थी कुछ सहन करने की, इसलिए वो धत कहकर और भाग गई थी। तो यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल ही जाते थे। अब देखिए क्या हुआ कि लड़का लड़की जब
एक बार सौदे वाले के यहाँ परचूनी की दुकान जिसको बोलते हैं या किराना की दुकान जो भी आप बोलते हो, वहाँ मिलते हैं और दोनों के बीच में थोड़ी सी वार्तालाप होती है। उसके बाद में जब भी कोई सामान, क्योंकि अमृतसर का जो बम्बू काट वाला जो स्थान है वो बहुत ही छोटा था और वहाँ पर आपस में लोगों का टकराना वाजिब था। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा शहर था तो एक बार मिल लिया, अब मिलेंगे ही नहीं, अब हो सकता है कई महीनों बाद मिले हैं या अकस्मात ऐसे ही मिलेंगे। उस समय अकस्मात मिले, लेकिन बाद में वे कहीं दूध वाले के यहाँ मिल जाते थे, कभी सब्जी वाले के यहाँ मिल जाते, कभी परचूनी वाले के यहाँ, कभी ना कभी वे महीने भर तक ये सिलसिला चलता रहता था। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, मतलब पहली बार पूछा, उसके बाद जब भी मिलते थे तब 2-3 बार और पूछ लिया, भाई तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि तेरी सगाई हो गई या तेरी मंगनी हो गई। लड़की ऐसे ही कहकर चली जाती थी कि धत, ऐसा कहकर और वहां से भाग जाती थी। अब लड़के को भी आदत हो गई कि धत सुनने की उसको हैबिट हो चुकी है और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। अब क्या हुआ भाई, एक दिन फिर लड़के ने उसको छेड़ने के लिए बोला कि भाई तेरी कुड़माई हो गई क्या। बार बार उसको यही बात छेड़ने के लिए बोलते थे, तो उस समय भी बोल दी कि भाई तेरी कुड़माई हो गई। अब इस बार लड़के ने उम्मीद कर रखी थी कि मुझे जो उत्तर है वो वही मिलेगा, धत उत्तर मिलेगा, लेकिन आज क्या हुआ बच्चों, विपरीत उत्तर मिला है। यानी कि लड़की ने कहा हाँ मेरी कुड़माई हो गई। अब लड़के के तो भाई पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसका आंतरिक प्रेम था उस लड़की के प्रति। ये जो उम्र थी, उस उम्र में किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति के साथ प्रेम हो जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं, वो जो लड़का है वो कहता है कि कब हो गई भाई तुम्हारी जो कुड़माई है, यानी कि तेरी जो सगाई है वो कब हो गई है। तो लड़की क्या बोलती है, कल। कब हुई है, कल हुई है। देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू, कि तुमने देखा नहीं मैंने जो रेशम का कपड़ा धारण कर रखा है उसको तुमने देखा नहीं, ये सगाई के समय ही पहना जाता है। सिख धर्म में ऐसा है कि रेशम का सालू अगर किसी ने पहन लिया इसका मतलब उसकी सगाई हो चुकी है। और लड़की कहकर ये भाग गई। लड़के ने घर की राह पकड़ ली। अब क्या हुआ, राह का मतलब क्या होता है, रास्ता। उसने घर का रास्ता पकड़ लिया। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। अब क्या हुआ कि जो लड़का था, जैसे ही उसने सुना कि भाई उस लड़की की सगाई हो गई है, अब उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके जो अरमान थे, उसने मन में कुछ जगा के रखे होंगे, वो अरमान सब पानी पानी हो गए। उसको लगा कि मैं उससे विवाह करूंगा, मैं अपना प्रेम व्यक्त करूंगा, बहुत सारी चीजें उसने सोच रखी होगी, है ना। तो जब उसको पता चला कि सगाई हो गई तो उसके तो सारे होशो आवाज खो बैठे। और वो जब घर की तरफ जाने लगा तो बेसुध सा जाने लगा। आपने देखा होगा फिल्मों में भी कई ऐसे, या कई लोगों को भी साक्षात देखा होगा कि जाते समय अगर कोई कहीं खोया हुआ है तो उसको पता नहीं रहता है मैं किससे टकरा रहा हूँ, किससे नहीं टकरा रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, उसको पता नहीं रहता, बस अपने घर की तरफ वो जाता रहता है, उसको ध्यान नहीं रहता है। तो ऐसे ही वह बेसुध सा जब रास्ते में चल रहा था तो लड़के को मोरी में ढकेल दिया, यानी कि नाली में टकरा गया और नाली में वो लड़का गिर गया। एक छाबड़ी वाले कि दिन भर की कमाई खोई। और छाबड़ी वाला क्या होता है, टोकरी के अंदर कोई सामान लेकर अगर बेचता है, उससे टकरा गया तो उसकी टोकरी का सामान सारा गिर गया, तो उसकी दिन भर की सारी कमाई वेस्ट हो गई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उंडेल दिया। एक गुस्सा आ रहा था उसको, क्योंकि उसने कहा मेरी कुड़वाई हो गई है, क्योंकि वो अब उसकी शादी हो जाएगी। उसको लगा अब मैं जो सोच रहा था वो सब व्यर्थ चला गया। तो गुस्से में उसने एक कुत्ते को पत्थर भी मार दिया और गोभी वाले की यहाँ जो गोभी थी उसके ऊपर जो दूध लेके आया था लड़का वो उंडेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा गया। अब वैष्णव संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो पूजा पाठ करने जाते हैं, तो नहाकर आ रही थी, उससे टकरा गया। और उस जो वैष्णवी थी उसने उसको क्या हुआ है, भाई अंधा है क्या, दिखता नहीं है क्या, तो ऐसे अंधे की उपाधि भी पाई। तब कहीं जाकर वह घर पहुंचा। ऐसे ही टकराते फटते गिरते पड़ते वो घर पहुंचा, क्योंकि वो बेसुध हो चुका था। आगे देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला अंक है वो पूरा हो गया है। पहला अंक यानी कि जो अमृतसर के बाजार में बम्बू काट वाला जो स्थान है, उस स्थान पर दो लड़का लड़की, एक लड़का और एक लड़की आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उनके बीच में रोज़ बातचीत होती है और पूछा जाता है कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की के द्वारा उत्तर दिया जाता है कि धत, और ये कहकर भाग जाती है। और जब एक दिन उसने कह दिया कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, उसके बाद लड़के की मनोदशा को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। उसके प्रेम को, निश्चल प्रेम को व्यक्त किया गया है, क्योंकि प्रेम तो कर रहा था वो, लेकिन आंतरिक तौर पर कर रहा था, उसने अपने प्रेम को व्यक्त नहीं किया था। तो यहाँ पर हम अमृतसर की जो बात है वो यहीं तक हुई है। आगे की जो स्टोरी है वो दूसरे अंक में है और दूसरे सीन में है। ठीक है, चलो अब चलते दूसरे अंक में।
तो दूसरे अंक में बच्चों आता है युद्ध भूमि का क्षेत्र। युद्ध भूमि का क्षेत्र है और यहाँ सैनिकों के बीच का वार्तालाप है, सैनिकों की टुकड़ी कहाँ पर है वो सीन आ गया है। अचानक से अब सीन अचानक से चेंज हो गया, तो आप लोगों को भी लगेगा कि पहले हमने देखा था अमृतसर के मार्केट का सीन, जहाँ पर 10-12 साल का लड़का था और 8-10 साल की लड़की थी, तो उन दोनों के बीच का वार्तालाप देखा था, कैसे लड़का बेसुध होकर अपने मामा के घर फिर आ जाता है क्योंकि लड़की की सगाई हो चुकी है, अब वो कहीं और जा चुकी है। अब समय थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। अब दूसरे अंक में हम कुछ और सीन देखेंगे। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। खंदक क्या होती है आपको पता है बच्चों? जैसे ये युद्ध भूमि है, मतलब ये हमारा बॉर्डर है, तो बॉर्डर के पहले ही यहाँ पर एक बड़ी सी नाली खोदी जाती है, ठीक है, बड़ी बहुत ऊंडी सी। आपने बॉर्डर फिल्म में कभी देखा होगा, और भी फिल्में थी उनमें देखा होगा कि बड़ी सी नाली खोदी जाती है, जिनके अंदर खड़े होकर जो सैनिक होते हैं वो यहाँ पर बंदूक ताने हुए होते हैं और खड़े होकर यहाँ से लड़ाई करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? खंदक बोलते हैं। तो दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई थी। अब एक ही जगह पर आप छोटी सी जगह पर बैठोगे तो हड्डियां तो अकड़ेगी, बिल्कुल आपके लिए आपको जगह चाहिए, लेकिन आप दिन रात वहीं पर बैठे हो, वहीं पर खा रहे हो, सब कुछ है ना, तो उससे उनकी हड्डियां जो अकड़ गई थी। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा। लुधियाना कहाँ है भाई? पंजाब में। अब पंजाब में जो सर्दी पड़ती है, आपको पता है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ पर जब सर्दी होती है तो बहुत तेज होती है, क्योंकि उत्तर भारत उनके बिल्कुल पास में होता है। तो लुधियाने से भी 10 गुना सर्दी हो रही थी उन खंदकों में, क्योंकि खुला आसमान था, सर्दी के दिन थे, और मेह और बर्फ ऊपर से, एक तो मेह यानी कि छींटे छींटे से आ रहे थे और बर्फ भी गिर रही थी, इतनी सर्दी तेज हो रही थी। पिंडलियां तक कीच में धसे हुए थे। पिंडलियां क्या होती है? हमारे घुटनों के नीचे वाला भाग और हमारे टखने, टखने होते हैं जिन्हें एंकल बोलते हैं, एंकल के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? पिंडलियां बोलते हैं। वो भी कीचड़ में, यानी कि खंदकों में जब पानी और बर्फ जा रहा था और उस वजह से जो मिट्टी है वो दलदल बन गई थी, और जो सैनिक है वो मतलब अपने घुटने तक स्थान तक वे दलदल में फंसे हुए थे और वहां से वे लड़ाई लड़ रहे थे। पिंडलियां तक कीच, कीच का मतलब क्या होता है? कीचड़, धसे हुए हैं। गमीन नहीं दिखता ही नहीं कि घंटे 2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती, और मतलब हम कहीं हिलते भी नहीं थे, और थोड़ी देर में हमें लगता कि कोई बम आया है और खंदकों को हिला जाता था। बम की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज होती थी, मतलब कान के पर्दे तक फट जाए ऐसी तेज होती थी। ऐसे सीन में यहाँ पर सैनिकों के बारे में बताया गया है। और 100-100 गज धरती उछल पड़ती थी। जब बम फूटता था तो क्या होता था? बहुत ऊपर तक 100-100 गज, 100 गज की धरती जैसे ऊपर की तरफ उछल गई हो, ऐसे वहाँ पर बम ब्लास्ट हो रहे थे। इस गेवी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, तो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छुपे रहते थे। बेईमान यहाँ पर किसके लिए बताया गया है? दुश्मन के लिए बताया गया है। किसके लिए बताया गया है? दुश्मन के लिए बताया गया है कि न जाने कहाँ पर ये बेईमान मिट्टी में दबे हुए हो या पत्तों में छिपे हुए हो, और छिपकर वो हमारे ऊपर मतलब वार कर रहे हो, और हम भी अगर खंदक में से थोड़ी सी हमारी गर्दन भी ऊपर आ गई या हमारा हाथ भी ऊपर आ गया तो जो गोलीबारी चल रही है वो सीधी हमारे या तो सिर पर आएगी या हाथों पर आ जाती थी। तो ये कौन? यहाँ पर एक युद्ध भूमि का क्षेत्र है, लड़ाई हो रही है, 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सैनिक किस स्थिति में है और कैसे गोलाबारी हो रही है, कैसे उनका हाल हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है। लैना सिंह और 3 दिन 4 तो खंदक में बिता दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी। लैना सिंह क्या बोल रहे हैं? अब आपस में बातचीत कर रहे हैं कि लैना सिंह और 3 दिन है, कि अब 3 दिन और है। 4 तो खंदक में ही बिता दिए, कि 4 दिन तो हमने खंदक में ही निकाल दिए हैं। खंदक में खड़े खड़े मान लीजिए कुछ सैनिक है वो 4 दिन से खंदक में खड़े ही है, और 4 दिन से वहीं पर खड़े खड़े वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका क्या हाल हुआ होगा, क्या उनकी शारीरिक स्थिति होगी, क्या उनकी मनोस्थिति होगी बच्चों? ठीक है, बिता दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी। रिलीफ यानी कि परसों आराम आ जाएगा, हम अब खंदक से निकल दिए जाएंगे, और फिर 7 दिन की छुट्टी, फिर हम 7 दिन की छुट्टी पर जाएंगे, क्योंकि खंदकों में खड़े खड़े उनके पैर जो दलदल में धसे हुए हैं उनको भी सही होने में समय लगता है। तो 7 दिन का अंतराल उनको छुट्टी के लिए दिया जाएगा, ताकि शारीरिक और मानसिक तौर पर फिर वो परिपक्व हो जाए। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे, फिर
उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। अब यहाँ पर फिरंगी यानी कि कोई विदेशी महिला, उसके बारे में बताया है कि वह सैनिकों की मदद कर रही थी, उस समय की बात है ये। तो वो जो फिरंगी मैम है, जो विदेशी महिला है, वो इन सैनिकों को मदद के तौर पर दूध और फल देती थी, जिससे उनका पेट भरता था, जिनसे उनकी जो भी मनोस्थिति थी वो भी ठीक होती थी, क्योंकि खंदकों में खड़े खड़े उनकी शारीरिक स्थिति के साथ में मनोस्थिति भी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कि हम कहते हैं कि लाख हम 1000 बार कहते हैं, लेकिन वो दाम नहीं लेती, उनके पैसे नहीं लेती। जो भी फल और दूध वो फिरंगी मैम हमको देती थी, सैनिकों को देती थी मदद के तौर पर, उनसे वो पैसे नहीं लेती थी। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो वो जो फिरंगी मैम है वो क्या कहती थी कि भाई तुम राजा हो, मेरे देश को यहाँ पर बचाने आए हो। यहाँ पर बच्चों देखिए, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, थोड़ी इस तरह की बात है ये। उस समय का सीन है, हमारे देश के साथ में किसी का युद्ध नहीं हो रहा था। हमारे देश के जो सैनिक है वो किसी अन्य देश के साथ में जाकर युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि जर्मन के साथ में युद्ध हो रहा था यहाँ पर। तो जर्मन जो थे वो दुश्मन थे, और यहाँ पर जो दूसरा देश था वो, उसमें भारत की भी सेना थी, भारत की जो टीम थी, टोली थी, वो भी थी यहाँ पर शामिल। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो सैनिक है वो क्या कह रहे हैं कि 4 दिन तक पलक नहीं झेपी, 4 दिन तक वो सोए नहीं हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, जैसे घोड़े को अगर आप घुमाते नहीं हो, घोड़े पे चढ़कर अगर आप घुमाते नहीं हो तो घोड़ा बिगड़ जाएगा, घोड़ा अपनी चाल भूल जाएगा, घोड़ा अपना जो स्वभाव है भूल जाएगा। ऐसे ही जो सैनिक होता है, अगर उसको आप लड़ने के लिए नहीं भेज रहे हो, अगर वो लड़ाई नहीं कर रहा है, अगर आप युद्ध में उसको नहीं भेज रहे हो, तो सैनिक का कोई रोल वहाँ पर होता ही नहीं है। तो जैसे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही बिगड़ जाता है, यानी कि सिपाही अपना स्वभाव भूल जाता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, मुझे तो संगीन यानी कि मुझे तो मौत के मुंह में डाल दीजिए और मुझे मार्च का हुक्म मिल जाए, यानी कि मैं तो लड़ने के लिए ही आया हूं और लड़ने का मुझे हुक्म मिल जाए, आदेश मिल जाए। फिर 7 जर्मनों को अकेला ही मार सकता हूं। लोहू तो मुझे अगर ना मारकर लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दिल्ली पर मत्था टेकने का नसीब न हो, कि मैं दरबार साहब यानी कि जो सिखों के धर्म गुरु होते हैं या जो उनके देवता होते हैं, वहाँ पर वे उस गुरुद्वारे में मत्था न टेके। ऐसा वो कौन कहता है यहाँ पर? लहना सिंह कह रहे हैं। देखिए, पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, यूं अंधेर में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। और उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हटकर आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। अब बर्लिन कहाँ है भाई? जर्मन में है। कि अगर जो कौन है यहाँ पर? जनरल, अगर जनरल ने पीछे हटने का हुक्म नहीं दिया था तो हम मारते जर्मनी के अंदर जो बर्लिन है उस स्थान पर हम पहुंच जाते। आपस में बातचीत हो रही है, जो भी सैनिक ऐसे बातचीत करके मटर गश्ती करके अपना समय व्यतीत करते थे। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? ठीक है, आगे देखिए। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर क्या करें, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते पड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। अब देखिए, क्योंकि खंदकों में देखिए बच्चों दलदल हो गया है पानी और बर्फ की वजह से, इस कारण से उस दलदल के अंदर पिंडलियां तक धसी हुई है और उनका जो शरीर है वो अकड़ गया है। सर्दी के मारे सर्दी शरीर के अंदर जा चुकी है। तो वे कह रहे हैं कि जैसे भी हो हम इस जर्मन से युद्ध जीत जाए और लड़के हमारा जो भी होना है वो ठीक है, कम से कम थोड़ी गर्मी तो आएगी। वो ये सोच रहे हैं। लहना सिंह किससे बोल रहे हैं? हजारा सिंह से बोल रहे हैं। तो हजारा सिंह कह रहे हैं कि भाई जो हमारे जो ऑफिसर है वो दूर तक की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि 200 मील 300 मील तक हमें कैसे जीना, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो यहीं तक की सीमित नहीं है, यह लड़ाई बहुत आगे तक जाने वाली है। उद्यमी किसे बोलते हैं? परिश्रमी व्यक्ति को। परिश्रमी व्यक्ति, जो मेहनती व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं उद्यमी। उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। सिगड़ी क्या होती है बच्चों? एक कोयले डालकर एक जलाने वाला जो एक पात्र होता है, आपने देखा होगा कभी आपके घर में, गांव में ज़्यादा होता है, उसे क्या बोलता है? सिगड़ी। सिगड़ी में कोयले क्या होता है?
कोयले, ठीक है, कोयला। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर निकालो, कि तुम वजीरा तुम अपने साथ में 3 जने और ले लो, तुम चारों मिलकर बाल्टी से खाई का पानी निकालो ताकि ये जो दलदल है वो कम हो। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे, कि अब पहरेदार किसी और को, खाई का जो दरवाजा था यानी कि खंदक के अंदर जिसको आना था उस पर एक गेट लगा होता था और गेट के सहारे कोई अंदर आ सकता था, तो वहाँ पर भी एक पहरेदार होना चाहिए कि भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर मान लीजिए कोई जर्मन आ गया और खाई में घुस गया तो सारे सैनिकों को मार डालेगा, इसलिए वहाँ पर भी एक पहरा रहता था और वो समय समय पर बदल दिया जाता था। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा, जो भी सूबेदार था, सूबेदार हजारा सिंह, वो पूरी खंदक में चक्कर लगाने लगा, देखने लगा, जांच पड़ताल करने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, बाल्टी में गेंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। जो सैनिक लड़ के उदास हो रहे थे, थोड़े से भावुक हो गए थे, थक गए थे, इस तरह की बातों से उनके अंदर जोश आ जाता है और हंसी मजाक करके वो अपना दुख और अपना कष्ट भूल जाते हैं। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अब क्या हो रहा था कि जो वजीरा सिंह था, वजीरा सिंह था जो वो बाल्टी लेकर बाहर निकाल रहा था और लैना सिंह उसको ऊपर से बाल्टी भर भर कर पकड़ा रहा था, ठीक है, ये काम हो रहा था। अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ीहारों को भी यहाँ बुला लोगे या वही धूप पिलाने वाली फिरंगी मैम को, या मतलब आप अपने स्थान वाले लोगों को बुलाओगे या वही धूप खाने वाली फिरंगी जो मैम है जो आपको फल और दूध वगैरह देती है उसको बुलाओगे। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है, कि तुम लोगों को शर्म नहीं है, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो। देश की चाल है कि जहाँ पर आप जिस स्थान पर रह रहे हो उस तरह का आपका स्वभाव है, उस तरह की आपकी वेशभूषा है, उस तरह का आपका वातावरण है। देश की चाल का मतलब होता है हर देश की यानी कि हर देश की संस्कृति अलग होती है, उस संस्कृतियों के अनुसार अपना जीवन यापन करना। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ऑटो में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ और समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। तो फिरंगी मैम है जो उसको सिगरेट देती है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो सिख लोग हैं वो तंबाकू नहीं पीते और सिगरेट में भी तंबाकू होती है। तो जैसे ही वो वजीरा सिंह अपना मुंह हटाता है सिगरेट पीने के लिए, नहीं पीना है उसको, तो मैम को लगता है कि अब ये जो राजा है, यानी कि वो सैनिकों को राजा समझती है क्योंकि उसके देश की रक्षा करने के लिए आए हैं, तो वो समझती है कि ये जो राजा है, ये जो सैनिक है, मुझसे नाराज नहीं हो जाए और नाराज होकर कहीं मेरे मुल्क को छोड़कर नहीं चले जाए जो मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हैं। अच्छा, अब बोदा सिंह कैसा है? आपस में बातचीत हो रही है वजीरा सिंह, हजारा सिंह और लैना सिंह के बीच में। अब कह रहे कि भाई बोदा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूं, कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं हो। रात भर तुम अपने दोस्तों कम्बल उसे उड़ाते रहे, मतलब तुम अपना जो कम्बल है अपने दोस्त को उड़ाते रहे और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते रहे, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। किसके लिए कहा जा रहा है? ये लहना सिंह के बारे में, कि लहना सिंह है जो बोदा सिंह की इतनी मदद कर रहा है क्योंकि वो कष्ट में है, उसको गोली लग गई थी और बोदा सिंह को वो अपना कम्बल भी दे जाता है और खुद सिर्फ सिगड़ी के सहारे बिना कम्बल के पूरी रात बिताता है और पहरा भी देता है। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाओ। मांदे का मतलब क्या होता है बच्चों? बीमार। मांदे का मतलब होता है बीमार न पड़ जाओ, क्योंकि तुम्हें भी सर्दी लग जाएगी, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। आगे देखिए बच्चों, स्टोरी इसी तरह से चल रही है। अभी सिर्फ युद्ध भूमि का चल रहा है सीन। युद्ध भूमि में कौन? वजीरा सिंह, बोदा सिंह है, हजारा सिंह है और लैना सिंह है। इन तो बोदा सिंह है जो जिनको गोली लग गई है, बीमार है। बाकी जो वजीरा सिंह, हजारा सिंह और लैना सिंह है, वे आपस में बात कर रहे हैं। हजारा सिंह सूबेदार है तो उनके संपर्क में कम है, वो उधर रखवाली कर रहे हैं, खंदक का पहरा दे रहे हैं। यहाँ पर वजीरा सिंह और लैना सिंह के बीच में बातचीत हो रही है कि तुम कैसे बोदा सिंह की मदद कर रहे हो और खुद सर्दी खा रहे हो, कहीं तुम बीमार न पड़ जाओ। जाड़ा क्या है? अब लैना सिंह कह रहे हैं कि जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मतलब मेरी फिक्र मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। आगे देखिए, वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा,
क्या सरने मरने की लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों कुछ गाओ। हाँ कैसे? अब देखिए आपस में मिलके क्या गाते हैं कि दिल्ली शहर ते पोशिए नु जान दिए, कर लेना लोंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, ओए लाना चटाका कदुए नु कद बनयाए जमे मजेदार गोरी है, हुण लागा चटाका कंदुए नु। और ये क्या है? ये सिख भाषा में लिखा गया है। वो अपनी भाषा में एक गीत गाकर अपना जो मनोभाव है वो व्यक्त कर रहे हैं। ये दिल्ली, अब देखिए जो अर्थ है इसका वो क्या है कि दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अरे 14 भी कर लेना, और अब हमें कद्दू चखना है। एक गोरे वर्ण वाली यानी कि गोरे रंग वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। ये ऐसे ही गीत गाकर अपने मनोभाव व्यक्त करते हैं। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी। मन गीत से मतलब देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हो और काम करते करते आपके थकान सी महसूस हो रही है, तो उस समय अगर कोई जोशीला गाना आ जाता है या कोई जोशीली बात आ जाती है, कोई चुटकुला आ जाता है, सभी हंस पड़ते, तो हंसने के बाद में अचानक से स्फूर्ति आ जाती है, मतलब आप में ताजगी आ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर गीत ने बनने का काम करा है। खंदक में सभी बेसुध से थे, बेसुध यानी कहेंगे ऐसे बेहोश से नहीं, लेकिन थक गए थे, थकान हो गई थी, अजीब सी थकान थी, ठंड के मारे उनका शरीर कांप रहा था। लेकिन इस तरह के गीत ने फिर से उनके मन के अंदर, उनके तन के अंदर एक स्फूर्ति पैदा कर दी।